एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जॉइंट फैमिली जब तक माँ बाप होते हैं जब तक ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर माँ बाप नहीं है, जिस भाई की तनख्वाह कम है वह उसमें बुरी तरह से पिसकर रह जाता है। भाई तो आपस में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पत्नियां आपस में लड़कर मर जाएंगी। जिसका पति ज्यादा कमाता होगा, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो बड़ी के ऊपर चढ़कर रहेगी। और अगर बड़ी बहू का पति कमाता है तो फिर बात ही क्या है। वह तो छोटों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझेगी और छोटी बहू का तो बुरा ही हाल हो जाएगा। पता नहीं क्यों देवरानियां जेठानियां अपने आप में क्यों एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में लगी रहती हैं और एक दूसरे की बुराई करने से पीछे नहीं हटती और अपने आप को अच्छा साबित करने में लगी रहती हैं। ऐसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, लेकिन देवरानी जेठानी तो अपने आप को परफेक्ट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कई बार तो जलन के आग में एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर भी बाज नहीं आती। लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानी बहनों की तरह होती हैं, लेकिन मेरे आंखों देखी दो सगी बहनें देवरानी जेठानी बनकर भी आपस में दुश्मन बन जाती हैं और घर में बच्चे अलग से पिसते हैं। बच्चों के दिल में माएं नफरत डालती हैं और कुछ हालात बच्चों को खुद सिखा देती है। इसी तरह की ये दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे मामा जर्मनी से हमें मिलने आए तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर मेरी मम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ जर्मनी भेज दो, मैं उसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगा, फिर तुम्हारे हालात बदल जाएगी। मेरी माँ ने मेरी बहन को मामा के साथ जर्मनी भेज दिया। फिर मेरी बहन लता हर महीने हमें जर्मनी से 5 लाख रुपए भेजती रही। मेरे घर में पैसों की रेल पेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने पति के साथ जर्मनी घूमने गई। वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं उस औरत को बचाने गई तो उसकी शक्ल देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम राधिका है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। वह अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़े और जूते पर लगा दिया करते थे। ज़्यादातर अपने अफसरों के साथ यहाँ वहाँ जाते रहते थे। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने पापा को खुले हाथों से पैसे मम्मी को देते हुए नहीं देखा था। मम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपनी ज़रूरत के लिए भी पैसे उनके पास कभी न होते। यहाँ तक कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती थी। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही बीत गया था। उस टाइम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस बारे में क्या बोलना चाहिए। लेकिन जो मैं और मेरी बहन लता बड़े होते चले गए तो हमें अपने घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन लता वे अक्सर इस बारे में बात करती, क्या आखिर पापा ऐसा क्यों करते हैं जबकि उनकी आमदनी ठीक ठाक है। बस वे सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। मम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर क्यों देते हैं। बस दाल रोटी ही पूरी होती है। उन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई चीज़ बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर मम्मी कभी हमारे लिए पापा से पैसे मांगती तो बात करती तो पापा शायद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगता कि वहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दे दूँ। पापा अक्सर मम्मी को इतनी जली कटी सुनाते रहते थे। हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा मेरे पापा से भी ज़्यादा कमाते थे और वे अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। उनके बच्चे अच्छा खाते पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें ललचाते और गम के शिकार हो जाते। हम बचपन से ही यही देखते आ रहे। चाची जब भी सब्जियां बनाती थी अपने बच्चों के लिए अलग निकाल लेती थी। ज़्यादा तरी वाला भी नहीं होता था, लेकिन बाद में कढ़ाई में इतना पानी डाल देती, ना उसमें सब्जी का पता चलता ना ही मसाले का। यूँ लगता जैसे हम सब्जी का धुला हुआ पानी खा रहे हैं। मम्मी ने कई बार इस बात पर अपने देवरानी से कहा, जब हमने सब्जी लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हो। तब मेरी चाची मेरी माँ से लड़ने लग जाती कि तुम्हारे पिता जितना महीने का खर्चा मुझे देते हैं ना, में यही बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। मम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने पापा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे और खा सकेंगे। बच्चियाँ अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब पापा मम्मी को बहुत घटिया गालियाँ देते, बुरी नज़रों से देखते और बातें सुनाते और कहते कि तुमने इतनी काबिलियत कहाँ, तुम अपना किचन अलग से चला सको। छोटी समझदार है तो पैसों की कदर जानती है।
तब मम्मी हैरानी से उनकी तरफ देखती रह जाती। ऐसे में मेरी मम्मी और मेरी बहन हमेशा घुट कर रह जाती। चाची मेरे पापा को भड़का देती थी क्योंकि चाची मेरे दादा की दोस्त की बेटी थी और पैसे वाले घर की थी और खूबसूरत ज्यादा थी और दादी की लाडली बहू थी। चाची की घर में बहुत चलती थी और जब लड़ाई झगड़ा होता तो मेरे पापा अपना गुस्सा मम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा मम्मी को हाथ में लाकर रखते थे वे भी देना बंद कर देते थे। मैं और मेरी दीदी लता मम्मी से लड़ पड़ती थी, आपने ऐसे बंदे से शादी क्यों की जो हमारी जरूरतों को भी पूरा ना कर सकता हो। तब मम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारे चाची ने सुन ली तो मेरा क्या असर करवाएगी, तुम जानती हो ना। मेरी चाची हर टाइम मेरी मम्मी को बिना वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे चाची पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मैं मम्मी के साथ साथ उनसे भी लड़ पड़ती और आपको तो मेरे पापा जैसा पति मिलना चाहिए था, इसलिए आप इतना बढ़ चढ़कर बातें करती हैं। तब चाची अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी मम्मी को कहती, दीदी तुम अपनी बेटियों को कैसी परवरिश दे रही हो, सारी जिंदगी खुद भी ना बात मानती रही और अपनी बेटियों को भी यही सब सिखाती रही। तब मम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप कर जाती। अगर मम्मी उनसे ज़्यादा झगड़ती तो चाची पापा को फौरन शिकायत लगा देती थी। पापा की हमेशा से यही आदत थी, वह चाची की बातों पर आकर मम्मी को बहुत मारपीट करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने आप से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से पापा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती, क्या हम सारी जिंदगी पापा की नफरतों का शिकार होकर रहेंगे? हमारी जिंदगी यूं ही सिसक सिसक कर छोटी छोटी चीजों की डिमांड में बीत जाएगी? तब लता दीदी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन वापस आ जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत विश्वास था, क्योंकि अक्सर अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी और वे चीजें केवल मामूली पैसों की होती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जैसे कि मेरी घड़ी हो या मेरा बैग हो, जिसकी फरमाइश करती थी मेरी दीदी वही मुझे दिला दिया करती थी। हमने अपने पापा से कभी ऐसी चीज़ों की फरमाइश नहीं की, क्योंकि वे कभी हमें दिलाते ही नहीं थे। ना ही हम दोनों बहनों को ज़्यादा लाड प्यार देते थे, मगर पापा ने हमारी फरमाइश कभी भी पूरी नहीं की और हमें डांट अलग से देते थे और कहा करते थे, तुम्हारी कोई उम्र है घड़ी वगैरह पहनने की, खामखा खो जाएगी, जब बड़ी होना तब पहन लेना। उस दिन मैं पूरी रात सो ना सकी, क्योंकि वैसे ही एक घड़ी मेरी चाची की बेटी के पास भी थी जो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास वह घड़ी थी। मेरा दिल उसे देख देख कर ललचाता था। वह अपनी घड़ी को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देख लिया कि मेरी ये फरमाइश किसी तरह पूरी नहीं हो सकती, तो मैं अपनी चाची की बेटी की वह घड़ी को चुरा लिया। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली चोरी थी जो मैंने अपने ही घर में की थी, और मुझे ये चोरी करते हुए किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। चाची की बेटी को जब उसने अपनी घड़ी ना मिली तो उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी घड़ी मैंने चुराई है। चाची भी उसके पीछे बोलने लगी थी, कहती कि तूने ही चुराई है। अब अगर इन लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो ये अपने ही घर में डाका डालेंगी। चाची की बात सुनकर मम्मी रो पड़ी और कहने लगी, कुछ तो भगवान का डर करो छोटी, मेरी बेटी और तुम्हारी बेटी में क्या फ़र्क है? तब चाची एकदम से बोल पड़ी, यही फ़र्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटी ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छोटी छोटी चीज़ें घर से गायब होने लगी है। तुमने अपनी बेटियों की बहुत ही गलत परवरिश कर डाली है। अब अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी तो वह उनका गला दबा देगा। जिंदगी में पहली बार मुझे उस 100 रुपए वाली घड़ी पर इतनी बातें सुनने को मिली थी। मम्मी बोली, अगर मेरी बेटी लता ने तुम्हारी बेटी की घड़ी ले भी ली, थोड़ी बहुत पहन कर वापस कर देगी, लेकिन कम से कम चाची होने के नाते आपके मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। दीदी पहली बार मेरे हक के लिए बोली तो मैं दीदी का मुंह देखती ही रह गई थी। मेरी वजह से मम्मी और दीदी ये जानते हुए भी घड़ी मेरे पास है मुझे डांटती या फिर मारती। माँ या दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इस बात ने मुझे रुला डाला था और मैं चुपके से वह घड़ी रात को चाची के कमरे में रख आई, क्योंकि मैं और ज़्यादा अपनी माँ और बहन को कचहरे में खड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी। और फिर मैंने उसके बाद कभी कोई चीज़ नहीं चुराई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन के आंखों में बेबसी के आंसू बहते ना देख सकती थी। दीदी ने बस ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने जॉब करने की ठान ली।
और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी थी। मम्मी दीदी के जॉब करने वाले फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर पापा को पता चल गया तो वे कभी भी उन्हें जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे। और फिर जो ही पापा को दीदी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो मम्मी को मारा, उसके बाद दीदी पर भी हाथ उठा दिए। उस दिन न जाने दीदी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर पापा का हाथ रोक लिया और बहुत सख्त शब्दों में उनसे कहा, अब हम बच्चे नहीं रहे, अगर मेरी नौकरी आपको बुरी लगती है तो निकालिए हमारा खर्चा, ताकि हम भी ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सके। कभी आपने सोचा ही नहीं कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वह फटे पुराने कपड़े पहनती रहती हैं। हम बाहर निकलते हैं तो हमें दुनिया वाले किस निगाह से देखते हैं। ये कहते हुए मेरी दीदी रो पड़ी थी। हमारे पास तो हमारा बदन छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। पापा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए थे और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद तो चाची ने मम्मी की तरफ से अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। हर मिलने वाली औरत से मिर्च मसाला लगाकर हमारी बुराइयां किया करती थी। उसकी बेटियां बहुत ही आज़ाद ख्याल की हैं और अब ये बाहर नौकरी करने के लिए भी मुंह मार रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसे ही चिकनी चुपड़ी खबरों के लिए हमारे घर आया जाया करती थी और दांतों में उंगलियां दबाकर हमारी तरफ बुरी नजरों से देखती रहती थी। खानदान में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर हमारी बुराइयां चाची के जुबान से ना पहुंचती थी। तब मम्मी ये बातें सुन सुनकर रो पड़ती थी। अक्सर चाची को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इतनी बुराइयां बाहर ना फैलाया करो, इससे हमारी बच्चियों की शादी में रुकावट आ सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। चाची ने हमें बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं गंवाया था। अब क्या होगा? ऐसे में दीदी मम्मी को हौसला देती कि मेरा रिश्ता जहाँ होना होगा हो जाएगा, आपको इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे, हम लोगों की सोच बदल नहीं सकते। तब मम्मी चुप हो जाती थी, लेकिन मुझे पता है कि वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रिश्ता ढूंढती रहती थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाती थी। चाची की बेटी का रिश्ता तय हो चुका था। अब मम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां भी अपने घर की हो जाएं, ताकि वह सुख में सर उठाने वाली हो जाएं। पहले तो सिर्फ दीदी की नौकरी की वजह से हम पर इतनी इल्जाम लगाई जाती थी, लेकिन फिर मम्मी को ये सुनने को मिला कि अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए उनकी शादियां नहीं करनी चाहती। जिस दिन मम्मी के कानों में ये बात पड़ी, उस दिन मम्मी सारी रात रो रही थी। ऐसे में जब दीदी ने अपनी तनख्वाह लेकर आई, मम्मी के हाथ में रखी, तो मम्मी ने पैसे दीदी को लौटा दिए और कहा कि हम जैसे वक्त पहले बिता रहे थे वैसे ही अभी भी बिताएंगे, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। दीदी को समझ नहीं आई थी मम्मी इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई, जो औरतें घर में आया करती थीं एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी, उन औरतों को मम्मी ने खूब बातें सुना डाली थी। दीदी ने जब ये सारी बातें सुनी तो वह बहुत दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह अगले ही दिन गईं। बाजार से मेरे और मम्मी के लिए 2-2 नए सूट लेकर आईं और जूते ले आईं। पहली बार नए कपड़ों को देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि मम्मी उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। जबकि मेरी दीदी अच्छी सिलाई कर लेती थी, तो रातों रात ही उन्होंने मेरे और मम्मी के लिए दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि उन्हें पहन लो। अब भगवान ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्द ही दीदी ने हमारा खाना पीना चाची जैसा ही कर लिया था। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी जिसमें दीदी मुझे आगे पढ़ा सके। क्योंकि मैंने अब ग्रेजुएशन कर लिया था, दीदी की तरह ही मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने मुझे जॉब ना करने दिया और कहा मैं प्राइवेट से बीएड कर लूं और अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वह अकेले ही घर के खर्चे चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर जर्मनी से हमारे मामा आ गए। मेरे मामा की शादी बहुत ही ऊंचे परिवार में हुई थी और वे अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ जर्मनी में रह रहे थे। मेरी माँ ने मेरे मामा के सामने अपने दिल की सारे जख्म खोलकर बैठ गई थी। तब मामा ने मेरी बड़ी दीदी से कहा, अगर तुम बहुत अच्छी जॉब करना चाहती हो तो मेरे साथ जर्मनी चलो, तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। माँ को तो कोई एतराज नहीं हुआ था। पापा तो पहले ही हम बहनों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे, जबकि दीदी का झटपट वीजा आ गया और मामा उनको अपने साथ जर्मनी ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दीदी को एक पार्लर में नौकरी लगवा दी थी और जब 4 लाख रुपए दीदी ने मम्मी के पास भेज दिए तो मम्मी हैरान रह गईं।
कि वहाँ उनकी बेटी महीने के 10,000 रुपए कमाती थी और कहाँ 4 लाख रुपए कमा रही है। मैं और मम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर चाची का हर टाइम मूड खराब रहता था। मम्मी ने अपने पैसों को बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने हिस्से के मकान की मरम्मत करवाई। जब से माँ ब्याह कर आई थी, कभी भी उस घर में रंग पेंट नहीं हुआ था। मम्मी के दिमाग में यही बात थी कि अगर अच्छे रंग पेंट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने मेहमान आए तो घर अच्छे हुलिये में दिखे और आने वाले मेहमान पर अच्छा प्रभाव पड़े। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर के लिए अच्छे बर्तन और अच्छे सोफा वगैरह ले आई, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर चाची से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए मम्मी चाय का सेट और उसके साथ डिनर का सेट भी खरीद लाई और साथ ही साथ मेरे दहेज के लिए भी चीज़ें जमा कर रही थी, क्योंकि पापा को तो ना दीदी और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी, ना ही उन्होंने कभी इस बारे में बात की थी। अब सब कुछ मेरी माँ ही कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी दीदी ने पैसे भेजकर मेरा शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की वैन भी लगवा दिए थे और मुझे कहा कि जितना पढ़ना चाहे पढ़ लो, ताकि हमारे दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं हरदम भगवान से कृपा करती रहती, जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे दी थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर चाची का मूड भी अब हमसे अच्छा होने लगा था। खानदान के और रिश्तेदार भी अब हमारे साथ अच्छे हो गए थे। जो मेरी माँ की कभी औरतें चाची से चुगलियाँ किया करती थी, अब वो हमारे घर में ज़्यादा उठना बैठना पसंद करती थी। अब चाची की चुगलियाँ मम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देख देख कर बहुत हंसी आती थी। चाची ने जब हमारे घर में दौलत की रेल पेल देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने गांव में अपने पड़ोसी के बेटे के लिए मांग लिया। उनके दिमाग में होगा कि मैं बहुत अच्छा दहेज लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने मम्मी को साफ साफ मना कर दिया, जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन चाची के किसी भी जान पहचान के यहाँ शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ ने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर मेरी माँ ने साफ साफ कह दिया था कि जहाँ पर बच्चों की मर्जी होगी मैं वहीं पर उनका रिश्ता करूंगी। तब चाची चुप हो गई थी। उसी बीच एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो मेरी मम्मी ने जल्दी हाँ कर दी और मेरी महीने के अंदर अंदर ही शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने पति राजेश के घर आ गई थी। राजेश की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे ही दिन हनीमून के लिए जर्मनी ले गए। जर्मनी में मुझे हनीमून से भी ज़्यादा दीदी से मिलने का शौक था। मेरा दिल और मेरी जान मेरी बहन को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मैंने राजेश से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वे खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए, जहां मैंने अपनी दीदी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक उस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार भीड़ होने लगा था। मैं भी राजेश के साथ बाहर आई, देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के बीचों बीच मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से उसने अपना सर गंजा करवाया हुआ था। वह औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसे उठाने लग गई तो ये देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई कि मेरे मुंह से एकदम से चीख निकली थी, क्योंकि वह औरत मेरी बहन लता थी। राजेश ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें लेकर जल्दी से अस्पताल चले गए। दीदी को देखे हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए थे और वह इन 6-7 सालों में इतनी बदल गई थी कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वह तो अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बाल क्यों कटवाए थे? जब उन्हें होश आया तो वह मुझे देखकर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी, दीदी के साथ मामा नहीं थे। मैंने उनसे जब मामा के बारे में पूछा तो वे एकदम से उठकर बैठ गई थी। कहा, उन्हें कोई जरूरत नहीं है खबर देने की, बस चुप रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि वह ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैं उनको लेकर मामा के घर आ गई। मामा ने जो ही दीदी को देखा वह उनसे लड़ने लगे कि तुम यहाँ से क्यों चली गई थी, कम से कम बताकर बाहर चली जाती। तुम मेरी दीदी चुप हो गई। मुझे मेरे मामा का व्यवहार बहुत बुरा लगा था। मैं और अजय अभी बैठे ही नहीं थे कि मामा का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब उसने दीदी को कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर से बाहर कैसे आ गई हो, तुम्हें तो दवा लेकर सो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और तुम यूं बाहर बेहोश पड़ी थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ब्यूटी पार्लर से बाहर मत निकला करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट चलता रहता है। क्या तुम इसकी तनख्वाह नहीं ले रही हो? हमें मामा के बेटे की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तब हमने मामा के बेटे रोहन से पूरी जानकारी ली और कहा कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेरी दीदी का कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरी दीदी को ऐसा क्या हुआ है जो पार्लर में उसका इलाज किया जा रहा है।
तब रोहन ने जो बात बताई, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। रोहन मेरे मामा का बेटा, जो जर्मनी में ही उसने पढ़ाई की थी और उसने अपना खुद का पार्लर खोला था, जिसमें वो हेयर एक्सटेंशन से लेकर नेल्स एक्सटेंशन तक का सारा काम किया करता था और करवाता था। मेरी दीदी का पार्लर में काम यही था कि वे दवाइयाँ खाकर अपने बाल लंबे किया करती थी और वही बाल वे महंगे दामों में हेयर एक्सटेंशन के नाम पर बिकता था और उसी की सैलरी मेरी दीदी को मिलती थी। लेकिन उन दवाइयों की वजह से मेरी दीदी को बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे थे। उस एलर्जी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उनका पार्लर तो दिन दुगनी रात चौगनी पैसे कमा रहा था। लेकिन मेरी दीदी की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। पर मेरी दीदी ये दवाइयों का इस्तेमाल कर करके अब थक चुकी थी और इंडिया वापस आना चाहती थी। तभी रोहन ने मेरी दीदी को अपने दोस्त से शादी करने के लिए मजबूर किया था। रोहन का दोस्त और वे दोनों पार्टनरशिप में पार्लर चला रहे थे। दीदी को इसलिए अपने दोस्त से शादी करवा रहा था ताकि उसको सैलरी ना देना पड़े और उसका काम यूं ही चलता रहे। मेरी लता दीदी उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी और अब थक चुकी थी, इंडिया वापस आना चाहती थी। मैं तो अपनी दीदी की बातें सुनकर शर्म से नीचे धंसती चली गई कि मैं कितनी खुदगर्ज थी। पलटकर दीदी की खबर तक ना ली। मेरी दीदी आखिरकार वहाँ क्या कर रही हैं, इसलिए दीदी अपने बाल हर तीसरे महीने में 8 से 9 इंच कटवाती। मैं ये सोच सोचकर एक कुएं में गिरती चली गई थी। दीदी ने हमारे खातिर अपनी जिंदगी सब खुशियों को दाव पर लगा दिया था। जब मैंने ये बात अपने पति अजय को बताई तो उनका दिल भी दुखी हो गया था। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हुई जब अजय ने दीदी को कहा था कि तुम हमारा पूरा साथ दोगी, बस तुम अपने इस काम से अलविदा कह दो। मैं वादा करता हूँ मैं अपने खानदान में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा और किसी को तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। दीदी ने भी हमारी बात मान ली थी और दीदी ने अपने उस काम को त्याग कर हमारे साथ हिंदुस्तान आ गई थी। वादे के हिसाब से 6 महीने के बाद अजय ने अपनी कजन से मेरी दीदी की शादी करवा दी। मम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा था, मगर जब दीदी और मैं अपने अपने घर में खुश रहने लगे तो उन्हें भी तसल्ली हो गई थी। आज हम बहनें अपने घर में और मम्मी अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी आंखें हैं जो हर वक्त हमें देख रही है, चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे हम सही कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिसमें हमारा रब खुश हो और अपने नज़रों में हमेशा ऊंचा बने रहे। कई लोगों को मैंने देखा है, अगर वह किसी की मदद कर देता है तो वह सारी दुनिया में गाता फिरता है कि मैंने तो उस बंदे की मदद की है। तो ऐसे मदद से भी क्या फ़ायदा, ताकि मदद लेने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। और आजकल तो लोगों ने एक नया रूल बना दिया है, वह जरा सी भी कोई मदद कर दे तो तुरंत वीडियो बना लेते हैं और अपने यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। ये भी कैसा मदद है कि सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हमने इस बंदे की मदद की है, ताकि मदद लेने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। तो इस तरह का कोई काम ना करे कि आप रब के पकड़ में आ जाए। और एक और चलन बनाया हुआ है लोगों ने, अगर आप अपने रब को खुश कर रहे हैं, यानी कि आप पूजा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, यह तो आपका पर्सनल मामला होना चाहिए। ये क्या, आप अगर पूजा कर रहे हैं तो 100 लोगों से बताएंगे कि मैंने आज पूजा की है या मैंने आज नमाज पढ़ी है। आप तो इतने गिर गए कि आपने तो रब को शर्मिंदा करने पर मजबूर कर दिया है। रब आपकी पूजा या आपके नमाज का भूखा नहीं है, वह तो सबको देखता है। सिर्फ आप अच्छाई कीजिए और किसी के साथ भलाई कीजिए और किसी से ना कहें। वे आंखें हैं, हमें देख लेगी। हमें किसी से कहने की या किसी चीज की प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो भी रब देख रहा है, अगर आप दिखावा करते हैं तो भी रब देखता है। तो आप एक अच्छे इंसान बने। इसी तरह की ये कहानी है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज सुबह सुबह मेरे घर पर फोन आया कि मेरी विधवा ननद विमला की मृत्यु हो गई है। मुझे तो इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विमला की उम्र बस 30-35 साल की थी।
उसे गांव में सभी बहुत अच्छे से जानते थे। उसकी 4 अच्छाइयाँ सभी को अच्छे से याद थी। एक तो उसने अनाथ बच्चियों की शादी करवाई थी, दूसरी उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, तीसरा गांव में जगह जगह नल भी लगवाए थे और चौथा गांव में हॉस्पिटल भी बनवाया था। विमला एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत औरत थी और सबको बहुत प्यारी थी और उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ थी, पर उसके साथ ये सब हो जाएगा हम में से किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन जब विमला की मौत की खबर मिली तो मैं भी हैरान रह गई थी, क्योंकि कल रात को ही उसके बेटे रवि की शादी हुई थी। रवि की शादी के रात ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। ये सवाल सभी के दिमाग में था, मगर इस सवाल के साथ हम लोग विमला के घर गए तो वहाँ जो चीज देखने को मिली वे अलग ही था। वे सबको हैरान कर देने के लिए काफी था, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था वे कोई आम बात नहीं थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई थी, कमरे से चीख और पुकार की आवाज आ रही थी, मगर ये चीख पुकार की आवाज विमला के कमरे से नहीं बल्कि उसके बहू के कमरे से आ रही थी। विमला कल रात ही अपनी बहू को ब्याह कर लाई थी। अपने बेटे की खुशी में वो बहुत खुश थी, लेकिन अजीब बात तो ये हुई थी कि विमला की लाश उसके अपने कमरे में नहीं बल्कि उसके बेटे के कमरे में थी। ये बात हम सब के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। कल तो उसके बेटे की सुहागरात थी, पर वह अपने बेटे के कमरे में क्यों गई थी और यहाँ उसकी मौत कैसे हो सकती है? क्या उसकी बहू और बेटे को पता नहीं चला? ये वह सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव की औरतें सौ बातें कर रही थी। मुंह पर हाथ रख के वह हर एक को यही कहती कि विमला अपने बेटे के कमरे में शादी के रात क्या कर रही थी। क्या ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा और उसकी बहू एक दूसरे के करीब जाएं? अगर ऐसा था तो फिर उसने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई और क्या जरूरत थी? जितने मुंह उतनी बातें। मगर विमला की छोटी बेटी रानी बुरी तरह अपने भाई और भाभी पर चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी माँ को। बेचारी कल कितना खुश थी। रात को मम्मी मेरे कमरे में आई थी, कह रही थी कि मैं थोड़ी देर अपने बेटे से बात करके आती हूँ। मगर मामी, उसके बाद तो मेरी आँख ही लग गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैंने तो मम्मी को ठीक ठाक ही देखा था। मम्मी भैया के कमरे में गई थी। रात को ना ही कोई आवाज आई ना ही कोई शोर हुआ। अगर मम्मी भाई और भाभी के कमरे में गई थी तो उनसे बात कर रही थी, तो फिर ये तीनों एक ही कमरे में कैसे सो गए? भाभी और भाई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को मेरी मम्मी से नफरत थी। मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी। मामी, आप जल्दी से पुलिस बुला लीजिए। पुलिस को भी पता चले कि उन लोगों ने क्या किया है। मार दिया उन लोगों ने मेरी मम्मी को। रानी की बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा कांप रहा था। होश में आओ बेटी, क्या बोल रही हो? बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है, वह भी अपनी शादी वाली रात, जबकि वह उसके लिए बहुत खुशियों भरा दिन होता है। तुम अपने भाई को माफ कर दो। अगर उसे भी नहीं कुछ पता तो तुम क्यों फालतू में उसके सर पर सवार हो रही हो? बेटा, उसे भी तो अपनी मम्मी का जाने का गम है। तुम्हें समझना होगा, उसकी अभी नई नई शादी हुई है। उसके लिए एक पत्नी की जिम्मेदारी भी है। तुम ही समझदार बनो बेटी। मैंने रानी को समझाने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर रानी बहुत जिद कर रही थी। कहने लगी, मेरे भाई ने ही मेरी मम्मी को मारा है। मामी, मैं नहीं जानता कि मेरी मम्मी की मौत कैसे हुई। वह तो हमारे कमरे में आई थी, मेरा यकीन करिए। बातें करते करते हम सब लोग इतना थक गए थे कि मेरी भी आंख लग गई और मेरी पत्नी उषा भी ऐसे ही। वह पूरे दिन की थकी हुई थी। वह तो बेड पर बैठते ही सो गई थी। किसी और चीज का तो हमें होश ही नहीं था। मम्मी भी हमारे कमरे में बातें करने आई थी, मगर मैंने थोड़ी बहुत बात की। मेरी आंखें तो सबसे पहले लग गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे लिए दूध लेकर आई थी और दूध पीते ही मेरी आंखें भारी होने लगी थी। और माँ से बात करते करते मेरी आंख भारी हो रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी पत्नी की भी आंखें भारी हो रही हैं, पर मेरी आंख कब लगी मुझे खुद नहीं पता। मामी, आप मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। वह तो हमारे कमरे में आई थी। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि उन्हीं की जान ले लूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया। मैं अब उस लड़के पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि रवि भी एक बहुत अच्छा लड़का था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने रानी को तसल्ली दिला दी, अगर हम ये मामला पुलिस में लेकर जाएंगे तो हमें सबूत देनी पड़ेगी। तुम्हारा भाई फालतू में 2-3 दिन थाने में बंद हो जाएगा। तुम क्या करोगी? माँ अपने बेटे को या बेटा अपनी माँ को कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो भी बात है, पर यह गलत फहमी है। रानी कहने लगी कि मैं अपनी मम्मी का पोस्टमार्टम करवाऊंगी, मगर हम सब ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था,
क्योंकि एक औरत जिसकी मौत बिल्कुल अचानक हुई थी, उसका पोस्टमार्टम करना बनता ही नहीं था, पर हम नहीं जानते थे। जो कुछ हम कर रहे हैं वह सरासर गलत है। हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह अभी ऐसे-ऐसे राज हम पर खुलते जाएंगे, हमें खुद यकीन नहीं आएगा कि जो हमारी आंखों के सामने है वह गलत भी हो सकता है। अब विमला के अंतिम संस्कार की बातें होने लगी थी, तब विमला के बेटे रवि ने कहा कि मम्मी तो एक ईसाई धर्म से थी और उनका ये कहना था कि उनको जलाया नहीं जाए, उनको दफनाया जाएगा, और वे चाहती थी मुझे मेरे कुर्ते में ही दफनाया जाए। जिस कुर्ते में वह चर्च जाया करती थी, उसी में दफन होना चाहती थी। वह बहुत साफ सुथरा था, हम उसी में मम्मी को दफनाएंगे। रवि की ये बातें सुनकर हम सब पर एक अजीब असर हुआ था। विमला की वसीयत के हिसाब से उसने जो कहा था उसे पूरा करना तो हमारा कर्तव्य था। बाकी औरतें बातें बनाने लगी, देखो ये औरत की मौत कैसे भयानक अंदाज में हुई है, और वसीयत तो ऐसे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई फकीरनी हो। उन औरतों की बातें सुनकर मुझे दुख भी हो रहा था। किसी मरे हुए औरत के बारे में दूसरी औरतों को कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि उसे दफनाने का टाइम आ चुका था, मैं उसके बेटे से बात करना चाहती थी। मैं साफ देख सकती थी कि उसका बेटा और बहू दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। बेटे की तो आंखों से बराबर आंसू गिर रहे थे। मैंने कभी किसी आदमी को अपनी माँ की मौत पर इतना रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंतिम संस्कार के लिए भीड़ बढ़ रहा था, लोगों के सवाल भी बहुत तीखे होते जा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, इतनी जवान औरत एक ही रात में कैसे मर गई, जबकि उसको ना कोई बीमारी थी, ना ही उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो उसे जिंदगी से मौत की तरफ ले जाए। आखिर कुछ तो हुआ होगा। उसकी बेटी की बातों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जब रानी कह रही है कि उसके भाई और भाभी ने कुछ किया है, तो तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर लेते। फिलहाल बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों के मुंह बंद करवाए, क्योंकि वह मेरी ननद थी और मैं अपने भांजे के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वही उसके घर का इकलौता आदमी था जिसे अब उसकी घर की भाग दौड़ संभालनी थी। मेरा नंदोई तो पहले ही मर चुके थे। अब मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे नंद का बेटा यानी मेरा भांजा भी जेल चला जाए और फिर सारी उम्र अपनी बेगुनाही का यकीन लोगों को दिलाता रहे। मुझे अपने भांजे पर पूरा यकीन था। वैसे भी उसकी बातें और उसके अंदाज से ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था वह अपनी मम्मी के खिलाफ है, बल्कि विमला ने अपनी पसंद और खुशी से ये शादी करवाई थी। तो फिर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे कि विमला के बेटे ने उसकी जान ली होगी, जबकि बेटा और बहू दोनों ही विमला से बहुत प्यार करने वाले थे। विमला अपनी बहू से शादी के पहले भी बहुत खुश थी और शादी वाले दिन तो और भी ज्यादा खुश लग रही थी, मगर मुझे फिक्र अब उसकी बेटी रानी की थी। वह तो किसी हाल में भी उस घर में ठहरने को तैयार नहीं थी। उसने कह दिया था कि मैं अपने कातिल भाई और भाभी के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। मामी, आप मुझे अपने घर ले चलिए। अब मुझे रानी को अपने घर लेकर ही जाना था। रानी जवान लड़की थी, मुझे भी खतरा था कहीं मेरे बच्चों के साथ रहते हुए कोई झगड़ा लड़ाई ना हो जाए। मुझे दोनों पर ही भरोसा था। मैंने रानी से कह दिया कि तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। तुम्हें इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रानी अब एक अनाथ बच्ची थी। ना ही उसके पिता जिंदा थे, ना ही उसकी माँ थी। उसके पिता की तो उसके बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ननद के अंतिम संस्कार के बाद रानी को घर ले आई। रानी मेरे घर आकर एक ही बात की रट लगाए बैठी थी, मामी, आपको पता है कि माँ रात को बहुत खुश होकर भैया के कमरे में गई थी। कहने लगी कि मैं अपने बेटे से कोई जरूरी बात करके आती हूँ, मगर पता नहीं फिर क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं। मैं तो सो गई थी मामी, मगर आगे मम्मी के साथ क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। सुबह जब मैं उठी तो भैया भी रो रहे थे, चीख रहे थे। कहने लगे कि कमरे में आओ, माँ की आंख नहीं खुल रही। मैंने जाकर देखा तो माँ का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उनकी मौत हो गई थी। उनके बदन ने हरकत करना छोड़ दिया था, खून भी जम चुका था। मुझे अपनी माँ के मरने का बहुत दुख था, लेकिन भाभी और भाई को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। उन्होंने कुछ तो किया होगा। मामी, मेरी भांजी बार बार एक ही बात पर जोर दे रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसे क्या कहूँ। वह दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारे थे। उसका भाई यानी मेरा भांजा मेरे लिए अपने बेटों से बढ़कर था। मैंने उसे कहा कि चलो तुम अपनी माँ की कब्र पर रोज जाया करना, ताकि तुम्हें तसल्ली हो, तुम्हारी माँ पर कोई जुल्म नहीं हुआ। अब हम कब्र पर जाते हैं तो लोग मना करते हैं, मगर कब्र पर जाने से मुर्दे के रूह को भी सुकून मिलता है। रानी ने मेरी बात मान ली। कहने लगी,
बस 3 दिन बीत जाए, मैं माँ के कब्र पर जरूर जाऊंगी। मगर हम दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कब्र पर जाकर एक और राज हमारे लिए मुंह खोले खड़ा होगा और उस राज को जानने के बाद हमारे कदमों तले से जमीन निकल जाएगी। उस रात सो गई थी। मैं अपनी ननद की फिक्र में घुले जा रही थी। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे अपनी भांजी की थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रानी तैयार खड़ी थी। बोली, मामी, हमें मम्मी के कब्र पर भी जाना है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा, बेटी, कब्र पर तो हम शाम के बाद जाएंगे, सुबह सुबह कब्र पर जाना ठीक नहीं होता। रानी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। कहने लगी, मेरा दिल कहता है कि मम्मी की कब्र पर जाकर मुझे बहुत आराम मिलेगा। मुझे लोगों की बातों से बहुत ज्यादा दुख हुआ। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मम्मी के बारे में ऐसी क्या बातें कर रहे थे जो तुम इतना घबरा रही हो? रानी, तुम मुझे बता सकती हो? मैंने रानी से पूछा। कहने लगी, मेरे सामने ही रोशनी आंटी ने मम्मी के बारे में ऐसी अजीब बात बोली, मुझे रोना आ गया। कहने लगी, उस औरत के साथ भगवान बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी कोई अच्छाई का काम नहीं किया है, और जो लोगों में मशहूर है उस अच्छाई की तो हकीकत में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो ये नहीं समझ पा रही थी कि मम्मी ने तो सारी जिंदगी अच्छा काम ही किए थे। उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण भी करवाए, कई चर्च भी बनवाए हैं, जिनमें खुद भी भगवान को याद करने जाया करती हूँ। फिर वह कैसी बातें कर रही थी। लोग किसी के अच्छाई को कितनी आसानी से बुराई में बदल देते हैं। रोशनी की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मगर मैं नहीं समझ पा रही थी कि लोग विमला के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें क्यों कर रहे थे, जबकि विमला जैसी अच्छी और दिमागदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे भी हैरानी हो रही थी उन सब पर। रोशनी मेरी ननद के बारे में क्या राज जानती थी? वह अपने आप में एक राज था। मैं रोशनी से बात नहीं करना चाहती थी। मेरी बस एक ही प्रार्थना थी कि विमला की बेटी रानी को चैन आ जाए, वह कहीं अपने दिमाग में कोई रोग ना पाल ले, वरना अगर उसने ऐसा कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे? उस बेचारी को समझाएंगे कैसे? उसकी शादी कैसे होगी? फिलहाल शाम का टाइम हो चुका था। विमला की बेटी ने अच्छे से कपड़े पहन लिए, माँ की कब्र की तरफ चलने के लिए बेताब थी। घर से निकले हमें काफी देर हो गई थी। शाम का टाइम था जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान की हवाएं अजीब सी हो रही थी, मगर उससे पहले कि हम कब्रिस्तान में पहुंच पाते जहां विमला की लाश को दफनाया गया था, जैसे ही हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां के गीदड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। जो लोग गांव में रहते हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रोज शाम को ऐसे ही गीदड़ चिल्लाया करते हैं, मगर आज एक बात बहुत अलग देखने को मिली थी। वह ये थी कि विमला की कब्र की तरफ 41 गीदड़ों का गोल आ रहा था। उन्हें देखकर मैं तो हैरान हो गई थी। मैंने कभी गीदड़ को अपने सामने नहीं देखा था। मैंने तो बस उसे चीखते चिल्लाते ही देखा था। यानी जब भी शाम होती थी तो जंगल से गीदड़ों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, पर आज जो कुछ मैंने देखा था वह बड़ा ही अजीब था। गीदड़ों को अपने सामने विमला की कब्र की तरफ आते हुए देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। हम वहाँ ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ खड़ा होना खतरे से खाली नहीं था। गीदड़ अगर ज्यादा तादाद में हो तो डरना बनता है, क्योंकि झुंड में हमला करके वह इंसान की जान भी ले सकता है। मगर अभी जो कुछ हो रहा था वह हमारे लिए खतरा ही था। हम दोनों ही वहाँ से पीछे हटने लगे। मैंने सोचा था कि शायद गीदड़ अपने किसी रास्ते पर जा रहे हों, मगर ऐसा नहीं था। वे गीदड़ तो वाकई में विमला की कब्र की तरफ आ रहे थे। ये बात हम दोनों ने अपनी आंखों से देखे थे। मुझसे रानी कहने लगी, ये तो बड़ी अजीब चीज है, कभी भी मैंने गीदड़ों को किसी कब्र पर नहीं देखा। मम्मी के कब्र के पास जमा क्यों हो रहे हैं? मैं भी चुप हो गई थी। मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने तो ये सब कुछ पहली बार होते हुए देखा था। फिर हम दोनों औरतें अकेली थी, इसलिए हम ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सके थे। वापस घर आ गए थे। घर आकर रानी मुझसे कहने लगी, मम्मी, अगर ये सब कुछ वहाँ रोज होता है मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मम्मी बहुत अच्छी थी। मम्मी ने जिंदगी भर हमारा ख्याल रखा था। मम्मी ने हमारी अच्छी परवरिश की। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बदले में उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली हो। मैं तो यही समझती हूँ कि मम्मी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह कोई गलत फहमी है या कोई ऐसी चीज जो माँ ने गलती से कर दी हो, वरना मेरी माँ ने तो लोगों के साथ बहुत अच्छाई की, लोगों को तीर्थ यात्रा करवाए, मगर कभी किसी को बताया नहीं। अपने कारोबार के सारे पैसे वह इसी तरह अनाथ बच्चों में दान कर दिया करती थी। भाई की शादी भी बहुत साधारण तरीके से हुई थी।
फिर मम्मी की कब्र पर गीदड़ों का आना बड़ी अजीब बात है। मामी आप पता करिए ना, आप किसी चर्च के पादरी से पूछिए। मैंने रानी को तसल्ली दी। मैंने कहा बेटी इस टाइम तो शाम का टाइम है, वैसे भी गीदड़ बहुत ज्यादा आते हैं, उनका चीखना देखकर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर रानी भी अपनी धुन की बहुत पक्की थी, बोली अच्छा मामी, अगर आपको लगता है कि आज शाम के टाइम की वजह से वहाँ मम्मी के कब्र पर गीदड़ जमा हो गए हैं तो हम कल दोबारा चलेंगे। शाम के टाइम से थोड़ा पहले ही जाएंगे, देखेंगे वे गीदड़ जंगली जानवर वहाँ क्या करने आते हैं। अगर वहाँ जानवर मम्मी के कब्र पर यूं ही बैठकर चले जाते हैं तो और बात है, लेकिन भगवान न करे कि मम्मी के कब्र पर कोई गंद करके जाते हों तो कितने दुख की बात है। इसका मतलब तो यही होगा माँ से कोई ऐसी गलती हुई है जिसका हमें पता करना है। अगर कोई गलती भी हो तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ के रूह को तकलीफ पहुँचती रहे। मैं तो अपने भाई से भी ये बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द बुरा नहीं सुन सकती। रानी और मैं फिलहाल बातें कर ही रहे थे और ये बातें तो हम अपने बीच में ही कर रहे थे, मगर सुबह को खबर सुनने को मिली। वह बड़ी हैरान कर देने वाली दुख की बात थी। मैंने सुना कि रवि ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, यानी विमला की बहू अपने घर से शादी के दूसरे ही दिन चली गई थी। ये बात बहुत बुरी थी और हमारे खानदान के लिए बहुत शर्म की बात थी। कभी भी शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन कोई दुल्हन अपने घर नहीं जाती और रवि ने तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। हैरान करने वाली बात तो यही थी, एक ही दिन भाभी हमारे घर रही और फिर वापस अपने घर चली गई। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता मामी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि दाल में कुछ काला है। अब आपने देख लिया ना, दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। मुझे तो पहले ही भाई पर शक था। अगर भाई भाभी के साथ इतनी ही अच्छी होती तो भाई उसे डिवोर्स क्यों देता। रवि के बारे में इतनी बेकार खबर जानने के बाद रानी भी परेशान हो गई थी। मेरा तो मारे परेशानी के बुरा हाल था ही। मैं तो अभी भी विमला के बच्चों को संभाल रही थी कि उसके बेटे के डिवोर्स की खबर भी आ गई थी। रानी कहने लगी अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मामी मुझे तो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे भाई ने अपनी पत्नी को भी डिवोर्स दे दी है, उसे अब सहारे की ज़रूरत होगी। घर में खाना पकाना कौन करेगा, और आपको तो पता है मेरे भाई को बाहर के खाने से एलर्जी है, वह नहीं खा सकता। ये बात कहकर उसने मुझे परेशान कर दिया था। रानी कहने लगी कल मैं ज़रूर माँ के कब्र पर जाऊंगी, बल्कि मैं और भैया दोनों जाएंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल यहाँ से चली जाती हूँ। रानी तो मेरे घर से चली गई थी, मगर वह कब्र वाली बात तो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही थी। जब रवि और रानी कब्रिस्तान जाएंगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। रवि से भी पूछूंगी उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी। कम से कम उसे कुछ साल या कुछ महीने सब्र कर लेना चाहिए था। अपनी पत्नी को इस तरह डिवोर्स देकर उसने फ्री कर दिया, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। रानी के घर से जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी अपने भांजियों को अकेला ना छोड़ूं, तो मैं उनके घर चली गई। शाम का ही टाइम था। रवि और रानी दोनों ही अपनी माँ के कब्र पर जाने के लिए तैयार थे। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कब्रिस्तान हम लोग पहुँचे। वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर दिल दहल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने तो विमला के कब्र का रास्ता ही देख लिया हो। बड़ा दुख हो रहा था और ये बात तो अब गांव के 2-3 लोगों को भी पता चल चुकी थी। विमला के मरने के बाद उसकी कब्र पर जंगली जानवर आते हैं। अब इस बात का हर कोई गलत मतलब ही निकाल रहा था कि पता नहीं विमला से ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि एक तो बेटे की शादी वाली रात उसकी मौत हो गई और दूसरा अब उसकी कब्र पर तरह तरह के जंगली जानवर आते हैं। ये तो बड़ी दुख की बात थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसके पीछे की वजह क्या होगी। बहुत सारे जंगली जानवरों को जब हमने विमला के कब्र पर देखा तो हमारे ऊपर डर सा बैठ गया था। हम लोग अब उन जंगली जानवरों से इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि वह तो एक कब्र के आसपास जमा हुए थे। वह शायद किसी और कब्र को कुछ नहीं कर रहे थे। तभी मेरी नज़र जानवरों के बच्चों पर पड़ी। वह तो कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उस भीड़ में एक कुत्ता भी था जो कब्र को खोदकर मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने रवि से कहा कि बेटा, हमें इस कब्र की मिट्टी को हटाकर देखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या है। उसके अंदर हम लोग जब यहाँ आए थे तो कुछ गीदड़ कब्र पर उसकी मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। कब्र की उस मिट्टी को हटाने के पीछे वजह क्या है। आखिर उन जानवरों को तो नहीं पता कि किसकी कब्र है और उसके नीचे क्या है, और यहाँ तो और भी कब्रें हैं। जानवर तो ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है।
कब्र खोदने का मकसद क्या है, हमें ऐसा करना चाहिए। पादरी को कब्रिस्तान के अंदर की ये सब हरकतें बतानी चाहिए ताकि पादरी इसका कोई हल बता सके, हमें अंदाजा हो जाए इस कब्र में ऐसा क्या है। स्वामी, मुझे ये तो नहीं पता कि कब्र में क्या है और ये जानवर यहाँ क्यों आए हैं, मगर शायद भगवान की यही मर्जी है। पादरी से हम जरूर बात करेंगे। मैं और रानी पादरी के पास पहुँचे, उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कब्र खुदाई के लिए गांव वालों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और पूरा गांव इस कब्र खुदाई का गवाह होगा, तभी ये कब्र खोदी जाएगी। पादरी और रवि के बात का वजन भी था, लेकिन शक भी हो रहा था। रवि पादरी ने पूरे गांव के सामने कब्र खुदाई का ऐलान कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिलहाल मैं घर आ गई थी। अगले दिन कब्र खुदाई के लिए गाँव के बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि बिमला को सभी जानते थे और सबके लिए बहुत मशहूर, बहुत अच्छी औरत थी। अगला दिन कब्र खुदाई का दिन था। गांव के काफी सारे लोग कब्रिस्तान में खड़े थे और इस पल का इंतजार कर रहे थे, अब कब्र खोली जाए। औरतें तो ये भी कह रही थी कब्र को खोलने से बद्दुआएं लगेगी, क्योंकि ये एक गुनहगार औरत की कब्र है। लेकिन जब पादरी और गांव के सभी लोगों के सामने कब्र का बक्सा खोलते ही खुशबू की तेज झोंकों ने हवा को और ज्यादा निखार कर रख दिया था। सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। उसमें विमला के लाश के अलावा हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे, जिसकी रोशनी से जानवरों को अपनी तरफ खींच रहे थे। विमला की मौत का अब खुलासा भी होने वाला था। जब विमला रात के उस पहर अपनी बहू के कमरे में गई थी और विमला ने अपनी बहू के मुंह दिखाई में हीरे का हार दिया था, और इसी हीरे के हार को लेने के लिए विमला की बहू ने उसके बेटे से शादी की थी, और इस हार को विमला की बहू ने मुंह दिखाई लेते समय उसके मुंह में डाल दिया था। हीरे की जहर की वजह से विमला की मौत हो गई थी और अगले दिन उस हीरे के हार को वो ना ले पाई, और उसने उस हार को अपने सास के ताबूत के अंदर रख दिया, ताकि मैं रात को कब्र खोदकर उसके अंदर से उठा लूं, और उसके दूसरे दिन ही अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने मायके चली गई, ताकि उस हार को निकाल सके। लेकिन वहाँ कब्रिस्तान में तो गीदड़ों ने पहरा डाला हुआ था, जिसकी वजह से वह कब्र तक ना पहुँच पा रही थी, और सभी गाँव वालों के सामने उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। इसलिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उसके मरने के बाद भी उसके मौत के राज को सभी लोगों को पता चल गया, और लालची लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। लालच इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है, और इससे हम सबको बचना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।